सभी साथियों नमस्कार। मैं राहुल गुदर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 2018 पीटीए पेपर नंबर 2 का अध्ययन हम कर रहे थे या फिर उसका सॉल्यूशन हम देख रहे थे। पिछली क्लास में हमने 45 प्रश्नों को देखा और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 को देखने वाले हैं। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में औपचारिकता के लिए अपना नाम, कहाँ से आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आप लिख सकते हैं। और कोई भी सुझाव आपके हो, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वायरीज हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। बिना किसी देरी किए मैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ता हूं। चलिए भाई, सभी का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, इन विच टाइप ऑफ लीवर द फोर्स इज इन बिटवीन वेट एंड फुलक्रम। कौन से लीवर में आधार तथा प्रतिरोध के, कौन से उत्तोलक में बल जो है वो आधार तथा प्रतिरोध के बीच में होता है। तो कौन से लीवर के अंदर आप बल को फुलक्रम और वेट के बीच में पाते हैं, अक्ष और जो प्रतिरोध है उसके बीच में आप बल को पाते हैं। इसके लिए हमारी सिंपल सी एक ट्रिक है, मैं हर क्लास में इसको बोलता हूं। लगभग FLE नाम से एक ट्रिक आपने याद करनी है, फिर 3 शब्द याद करने हैं। FLE, FLE। इसके अंदर ध्यान क्या रखना है? F मतलब फुलक्रम, L मतलब लोड, E मतलब एफर्ट या फिर अक्ष, L मतलब लोड या फिर प्रतिरोध और E मतलब एफर्ट या फिर बल। तो यहाँ पर ये 3 अक्षर जो है, यहाँ पर पहले उत्तोलक में बीच में कौन रहेगा? फुलक्रम बीच में रहेगा। दूसरे उत्तोलक में हमेशा लोड या फिर प्रतिरोध बीच में रहेगा और तीसरे में एफर्ट बीच में रहेगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही उत्तर बन जाएगा। लीवर जिसमें प्रतिरोध और अक्ष के बीच में कौन रहेगा? बल रहेगा। थोड़ा सा डिटेल में इसको हम देख लेते हैं भाई, क्या यहाँ पर बात और की जा रही है। बीच में होगा, जब हम बात करें, एक में फुलक्रम है, लोड है, एफर्ट है, 3 हमारे पास नाम है। तृतीय श्रेणी के अंदर बल जो है वो कहां पर होगा? बीच में होगा। बल कहां होगा? बीच में रहेगा। और ये ट्रिक आप यहां पर देख रहे हैं और इसके उदाहरण आप जो देखते हैं वो उदाहरण आप कोई भी आप बाइसेप कर्ल करते हैं उसके अंदर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, या फिर आप चिमटे के अंदर इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। तृतीय श्रेणी उत्तोलक मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाएगा और ये खेलों के अंदर भी सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक एग्जाम्पल के रूप में आप ये भी कह सकते हैं कि, या फिर इसके संबंध में एक बात ये कह सकते हैं कि इसमें सबसे कम आपको यांत्रिकी लाभ मिलेगा और ये स्पीड या फिर गति में सहायक होता है, फिर गति का उत्तोलक इसको कहा जाता है। इतनी तमाम बातें आपको इस क्वेश्चन के संबंध में ध्यान रखनी है भाई। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। किसने, क्वेश्चन नंबर 47, किसने ब्लूम और उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के तौर पर उपयुक्त माना? हारोल्ड एम बैरो, चार्ल्स ए बूचर, एडवर्ड एफ वोल्टमोर या फिर JR शर्मन। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि ब्लूम और उनके साथियों ने 3 डोमेन सुझाए, 3 आयाम सुझाए शारीरिक शिक्षा के या फिर फिजिकल एजुकेशन के। उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम यहां पर पूछा जा रहा है कि किसने उन 3 आयामों को ठीक माना या फिर समर्थन किसने किया, ये बात यहां पर पूछी जा रही। तो बात अगर हम करें समर्थन किसने किया, तो हम यहां पर देख सकते हैं भाई समर्थन किसने किया। जो ऑप्शन नंबर 1 है, हॉरेल्ड हारोल्ड एम बैरो ने इसका समर्थन किया है। और आप नोट्स के अंदर देखते हैं या फिर कहीं भी इनको देखते हैं तो ये दोनों नाम साथ में आते हैं। ब्लूम और हेरोल्ड एम बैरो के अनुसार 3 मुख्य डोमेन या फिर 3 कार्यक्षेत्र आयाम है। और ये है कौन कौन से? एक है संज्ञानात्मक, कि फिजिकल एजुकेशन की वजह से संज्ञानात्मक आपको लाभ होंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका होगा। दूसरा है भावनात्मक, अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा है साइकोमोटर डोमेन, जिसके अंदर आप कोई कौशल सीखते हैं। तीनों आपने ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि किसके अनुसार या फिर किसने ये डोमेन बताए हैं। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक डोमेन नहीं है। तो ये दोनों तरीके से आपने ध्यान रखना है कौन से क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों नाम आपने ध्यान रखना है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। हो सकता है यहाँ पर एक चौथा नाम आपको देकर कोई भी नाम दिया जा सकता है और पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा ब्लूम और हेरोल्ड द्वारा सुझाया गया शारीरिक शिक्षा का आयाम नहीं है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंस कल्चरल हेरिटेज। इनमें से कौन सा या कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है? खेल, प्यार व स्नेह, शिक्षा, बड़ों का आदर करना। ये क्वेश्चन फिर यहां पर रिपीट हो रहा है।
हम 2011 और 13 के जो पेपर देखे उसमें भी ये क्वेश्चन आपने देखा था, और वहां भी हमने इसमें खेल ही सही उत्तर माना था, और यहां भी हम किसको सही उत्तर मान रहे हैं? खेल ही सही उत्तर मान रहे हैं। यानी कि जो स्पोर्ट्स है वो मानव की कल्चरल हेरिटेज है, कि मानव खेलों को अपने संस्कृति, अपनी परंपराओं के साथ रखता है और उसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 49, गोला फेंक में लैंडिंग खंड का कोण होता है द एंगल ऑफ लैंडिंग सेक्टर ऑफ शॉटपुट इज 45, 90, 40 या फिर 34.92। सिंपल सा एक क्वेश्चन है। 34.92 जो है वो शॉटपुट का कोण रहेगा, और डिस्कस का कोण भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, और डिस्कस का कोण भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। थोड़ा सा और इसके बारे में विस्तृत हम जानकारी अगर लेना चाहें तो हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप कोण देख रहे हैं शॉटपुट का, और यहाँ पर आप 34.92 लिखा हुआ देख रहे हैं। यहाँ पर अगर डायमीटर की बात करें तो 2.135 मीटर डायमीटर रहेगा, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगी? 2.135 मीटर रहेगी, और इसको आधा कर देते हैं तो आपके पास रेडियस या फिर त्रिज्या आ जाती है। स्टॉप बोर्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो एक आकृति आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? स्टॉप बोर्ड कहा जाता है। और स्टॉप बोर्ड की लंबाई जो है वो 1.21 मीटर रहेगी, और ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर रहेगी। चौड़ाई मध्य में अलग रहेगी और बाहर का जो हिस्सा है उसमें अलग रहेगी। एक तस्वीर हम और देखते हैं जिसमें थोड़ी सी चीजें आपको और स्पष्ट होंगी। यहाँ पर आप कोण देख सकते हैं 34.92। गोले का वजन पुरुषों के लिए 7.26 किलोग्राम और महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम। गोले का व्यास जो है 1113 सेंटीमीटर। तकनीक आपने ध्यान रखनी है, पेरी ओब्रायन तकनीक, ग्लाइडिंग तकनीक, टी टेक्निक या फिर डिस्को पुट। ये तकनीक आपने ध्यान रखनी है जो शॉटपुट के संबंध में आमतौर पर पूछी जाती है। यहाँ पर आप ये पुनः तस्वीर देख सकते हैं भाई, यहाँ पर आप स्टॉप बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पर आप ये सर्किल देख सकते हैं जिसका व्यास या फिर जिसके डायमीटर के बारे में अभी हमने बात की है। क्वेश्चन नंबर 50, मिनिमम वेट ऑफ शॉटपुट फॉर मैन इज। अभी हमने देखा है कि पुरुषों के लिए गोला फेंक में गोले का न्यूनतम भार है, भार कितना होना चाहिए? अभी हम देख कर रहे हैं 7.26, लेकिन यहां पर क्योंकि ये 5 लगा दिए इसकी वजह से यहां पर गलती हो गई है, तो ये क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा था। आधिकारिक जो सूचना है उसमें क्या चीज लिखी हुई है भाई? ये जो आप यहां पर एक तस्वीर देख रही हैं आधिकारिक सूचना है जो वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा नियम जो बताए गए हैं उनके बिल्कुल एकदम नियमों के अनुरूप है कि किस किस का वजन जो है वो किस तरह से रहेगा। अगर हम शॉट की बात करें, गोले की बात करें, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं विमेन सीनियर के लिए 4 किलोग्राम है, और पुरुषों के लिए सीनियर कैटेगरी में बात करें तो 7.26 है। यहाँ पर 5 क्योंकि एग्जाम में लगा हुआ है तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो डिलीट करना पड़ा था। कंप्लीट 7.26 किलोग्राम रहेगा। इसी तरह डिस्कस का अगर वेट चेक करें तो महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम और पुरुषों के लिए 2 किलोग्राम। हैमर की बात करें तो 4 किलोग्राम और 7.26 किलोग्राम जो सेम शॉटपुट में वही यहां पर रहेगा। और जेवलिन की बात करें तो 600 ग्राम और 800 ग्राम पुरुषों के लिए रहेगा। ये आधिकारिक वजन है जो वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा मान्य है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को क्या किया गया था? डिलीट किया गया था। चलिए भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51। यहां पर कुछ क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के हैं। 2018 के आसपास की ये बात है। 18 में पेपर हुआ है और 18 में करंट अफेयर से क्वेश्चन जो है वो ये पूछे गए थे। क्या यहाँ पर पूछा जा रहा है? जकार्ता एशियन गेम्स 2018 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? अब देखिए एक बात यहाँ पर आपने ध्यान रखनी है, अब एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब आप 2026 में एग्जाम दे रहे हैं तो उसके उसी समय पर एशियन गेम्स भी हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स भी हैं, तो उनके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ओपनिंग सेरेमनी में, क्लोजिंग सेरेमनी में कौन कौन लोग हैं जो ध्वजवाहक के रूप में काम कर रहे हैं, पहला मेडल कौन लेके आ रहा है, या भारत का उन खेलों के अंदर इतिहास क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनसे इंस्पायर होना और कैसा क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है वो चीज आपने देखनी है। तो यहाँ पर जकार्ता एशियन गेम्स 2018 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन था? रानी रामपाल यहाँ पर सही उत्तर है। भारतीय हॉकी टीम की सदस्य ये उस समय थी। हाउ मेनी सिल्वर मेडल गोट बाय इंडियन प्लेयर इन एशियन गेम्स 2018? एशियन गेम्स 2018 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा कुल कितने रजत पदक प्राप्त किए गए थे? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? 24। अब इनको रटने का आपको फायदा नहीं है, इनको रटने का फायदा नहीं है। जो अभी आगामी इवेंट्स है उनमें भारत क्या करता है, और वो अगर एग्जाम के 6 महीने 8 महीने के अंदर अंदर है तो उनको आपने जरूर ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 53, द टर्म एस इज एसोसिएटेड विद। एस शब्द किससे संबंधित है? शतरंज, गोल्फ, टेनिस, बैडमिंटन। ये क्वेश्चन
3 एग्जाम में तीसरी बार आ रहा है। 2011 में आया, 2013 में आया और फिर ये दोबारा 2018 के अंदर भी आया है। खूब सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बार बार रिपीट होते हैं, उनमें एक क्वेश्चन ये भी है जो कई बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 54, मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ या फिर बैडमिंटन? मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर यहां पर क्या रहेगा भाई? सही उत्तर यहां पर फुटबॉल रहेगा। फुटबॉल में और कौन कौन से कप हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उनको हम देख लेते हैं भाई। प्रतियोगिताएं फुटबॉल के अंदर एक नेहरू कप, अभी हालांकि आजकल नहीं हो रही है, लेकिन 10-12 साल पहले इसका अंतिम संस्करण हुआ है। मर्डेका कप, डूरेंट कप जो 1888 के अंदर शुरू हुआ, जिसमें विजेता को 3 ट्रॉफी मिलती है। रोवर्स कप, कोपा कप, कलिंग कप, यूरो कप, कन्फेडरेशन कप, पैसिफिक कप, चकोला गोल्ड ट्रॉफी, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं। अगर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बात करें, संतोष ट्रॉफी को कई बार पूछा जा चुका है, तो संतोष ट्रॉफी आपने ध्यान रखना है। एक अन्य प्रतियोगिता संतोष ट्रॉफी है जो पुरुषों के लिए राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, और महिलाओं के लिए बेगम हजरत महल ट्रॉफी महिलाओं के लिए, बीसी रॉय ट्रॉफी जूनियर के लिए, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी विश्वविद्यालय ऑल इंडिया टूर्नामेंट जो जीतता है उसको आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी दी जाती है, और मीर इकबाल हुसैन सब जूनियर के लिए। ये तमाम जो ट्रॉफी हैं वो फुटबॉल की या फुटबॉल से संबंधित हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें डूरेंट कप, मर्डेका कप, नेहरू कप जो बार बार पूछे जाते हैं, संतोष ट्रॉफी, ये 4 जो है वो ज्यादा पूछे गए हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि एक आपने इनको भी थोड़ा ध्यान रखना है, आशुतोष मुखर्जी को ध्यान रखना, लेकिन ये 4 जो है इनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा आपने फोकस रखना है। इन 4 के ऊपर आपने ज्यादा फोकस रखना है भाई। आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वेटलिंग कप इज एसोसिएटेड विद? स्वेटलिंग कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी या टेबल टेनिस? 4 आपके पास खेल है और कप का नाम क्या है? स्वेटलिंग कप है। स्वेटलिंग कप का संबंध कौन से खेल के साथ है? स्वेटलिंग कप का संबंध कौन से खेल के साथ है? अमूमन क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, लेकिन जो कप के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें बार बार रेपिटेशन बड़ा देखने को मिलता है, बार बार वो सेम ही कप रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए खूब सारे कप हैं, अगर आप हर गेम के कप याद करेंगे तो खूब सारी ऊर्जा भी वहां पर खपत होगी, और आपकी जो दिमाग की स्टोरेज है वो भी अच्छी खासी लगेगी वहां पर। इसलिए आपने ध्यान रखना है, ये मार्क डाउन करना है। आप हमारी पुस्तक में यूनिट नंबर 2 जहां पर खत्म होती है उसके बाद आप जाकर देख सकते हैं केवीएस में, DSSB में, हरियाणा में, राजस्थान में कौन कौन से एग्जाम हुए और उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो ट्रॉफीज वहां पर बार बार रिपीट हो रही हैं उनका ध्यान रखना है। फिर हमारी क्लासेस में आप देख सकते हैं जिन ट्रॉफीज के बारे में बताया जाता है कि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके संबंध में आपने ज्यादा ध्यान रखना है। तो वो हर एक गेम से 2-4 आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर चांस होंगे कि आप वहां से ठीक ठीक नंबर जो है वो स्कोर कर पाएंगे। तो यहां पर स्वेटलिंग कप के बारे में बात हो रही है, तो स्वेटलिंग कप जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। एक बात तो आपने टेबल टेनिस से संबंधित है। इसके बाद यहां पर आप टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप में विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता को 7 अलग अलग ट्रॉफियां प्रदान की जाती है जो विजेता संघों द्वारा आयोजित की जाती है और अगली विश्व चैंपियनशिप के लिए लौटाई जाती है। उसी तरह से अब यहां पर 7 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर ट्रॉफी दी जाती है, फिर विश्व कप करवाए जाते हैं। बात हो रही है पुरुष टीम की, पुरुषों की टीम के लिए बात करें तो स्वेटलिंग कप जो है वो, जिसमें 1926 में ITTF के प्रथम अध्यक्ष आइवर मोंटेगू की मां लेडी बैरोनेस स्वेटलिंग ने दान किया था। तो स्वेटलिंग कप जो है वो वर्ल्ड कप है एक्चुअल के अंदर, किसके लिए? पुरुष टीम के लिए। पुरुष टीम के लिए ये वर्ल्ड कप है और टेबल टेनिस के साथ इसका संबंध है, टेबल टेनिस के साथ इसका संबंध है। ये ट्रॉफी, आप तस्वीर यहां पर ट्रॉफी की देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद क्वेश्चन नंबर 56 थिंग एक्सप्रेस या फिर डिंग एक्सप्रेस उपनाम को इससे भी जाना जाता है, या फिर ये उपनाम थिंग एक्सप्रेस जो है वो किसका उपनाम है? दुत्ती चंद, सीमा पूनिया, हिमा दास या मंजीत कौर? डिंग एक्सप्रेस जो है वो किसका उपनाम है? हिमा दास, दुत्ती चंद, सीमा पूनिया या फिर मंजीत कौर? तो ये सही नाम किसका है? हिमा दास का क्या है? ये उपनाम है। उपनाम के संबंध में हम कह सकते हैं, वैसे तो आप देखते हैं कि खूब सारे उपनाम खूब सारे खिलाड़ियों के होते हैं, जैसे मास्टर ब्लास्टर आप कहते हैं, सचिन तेंदुलकर लिटिल मास्टर कहते हैं सुनील गावस्कर को, उसके अलावा आप मुल्तान का सुल्तान, टर्मिनेटर हरभजन को कहते हैं। खूब सारे उपनाम है, लेकिन कुछ उपनाम अब यहां भी आपने ध्यान रखना है करंट अफेयर्स के संबंध में। जब ये एग्जाम हुआ, एग्जाम से कुछ समय पहले ही हिमा दास ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया था, 400 मीटर में इन्होंने मेडल जीता था।
तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हिमा दास धिंग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं। अन्य खिलाड़ी जैसे मान लीजिए कि प्योली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है, प्योली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को। और एक नाम आपने और ध्यान रखना है, चकड़ा एक्सप्रेस, चकड़ा एक्सप्रेस के नाम से झूलन गोस्वामी को जाना जाता है। अब वो क्वेश्चन आपने देखा, अब यहां पर आपने देखना है कि भाई प्योली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है, क्यों महत्वपूर्ण है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अभी ये अध्यक्ष हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, झूलन गोस्वामी, भारतीय महिला क्रिकेट को अगर हम देखें तो बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है उसके अंदर, भारतीय क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए, भारतीय क्रिकेट में अपनी सेवाएं देने के लिए। दूसरी बात यह कि चकड़ा एक्सप्रेस नाम से एक मूवी आ रही है जो झूलन गोस्वामी की जीवनी के ऊपर आधारित है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर ये दोनों नाम जो है वो इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको भी आपने साथ साथ ध्यान रखना है, प्योली एक्सप्रेस और चकड़ा एक्सप्रेस किसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, एशियाई खेल 2018 में भारतीय महिला कबड्डी दल ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, कांस्य, रजत या फिर इनमें से कोई नहीं? एक अन्य करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो यहां पर मैं बता देता हूं, रजत पदक इन्होंने यहां पर जीता था। क्वेश्चन नंबर 58, कबड्डी में प्रत्येक रेड सीमित होती है, कबड्डी में प्रत्येक रेड सीमित होती है कि कोई भी खिलाड़ी अटैक करने के लिए जाता है, रेड करने के लिए जाता है, तो कितना समय उसके पास होता है? 25 सेकंड का समय, 35 सेकंड, 30 सेकंड या फिर 40 सेकंड का समय उसके पास होता है। कितने सेकंड का समय खिलाड़ी के पास रहेगा भाई? तो सही उत्तर आप सब जानते हैं, 30 सेकंड यहां पर सही उत्तर रहेगा। 30 सेकंड का समय होता है, 30 सेकंड का समय जो है वो खिलाड़ी के पास रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59, लंबी कूद के रनवे की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए। वट विल बी मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे ऑफ लॉन्ग जंप? लॉन्ग जंप में रनवे जहां पर खिलाड़ी भागकर मोमेंटम गेन करेगा और टेक ऑफ बोर्ड तक दौड़कर आएगा, तो वो जो दूरी उसको प्रदान करवाई जाती है वो दूरी कितनी रहेगी, डिस्टेंस कितना रहेगा? तो रनवे की जो न्यूनतम दूरी रहेगी 40 मीटर, न्यूनतम दूरी जो है वो रहेगी रनवे की, न्यूनतम दूरी कितनी रहेगी? 40 मीटर न्यूनतम दूरी रहेगी। अब यहां पर ये तस्वीर के अंदर देख सकते हैं, यहां से इसने जंप किया है और ये जो पीछे आप सारा का सारा एक स्थान देख रहे हैं, ये सारा का सारा स्थान क्या है? रनवे है। इसको क्या कहेंगे? रनवे कहेंगे। तो रनवे की लंबाई न्यूनतम क्या है? 40, अधिकतम 45, 40 से 45 के बीच में रनवे हो सकता है। चौड़ाई कितनी रहेगी? 1.22 मीटर रहेगी। जो आपकी साधारण लेन होती है उतनी ही इसकी क्या रहेगी? चौड़ाई रहेगी। लैंडिंग एरिया अवतरण क्षेत्र की लंबाई जो है 7 से 9 मीटर और चौड़ाई 2.75 से 3 मीटर के बीच में रहेगी और रेत की गहराई 30 सेंटीमीटर तक रहेगी। आशा करता हूं कि आपको इस संबंध में सारी चीजें क्लियर है। तो यहां पर सही उत्तर क्या रहेगा? 40 मीटर यहां पर सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60, हॉकी में पेनल्टी शूट आउट समय है। पेनल्टी शूट आउट टाइम इन हॉकी इज 10 सेकंड, 8 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड। एक्चुअली में पूछा यहां पर क्या जा रहा है, खेल खत्म हो जाने के बाद अगर हम नॉकआउट प्रतियोगिता खेल रहे हैं और एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी अगर हॉकी के अंदर कोई परिणाम नहीं निकले, तो हम जिस तरह से फुटबॉल के अंदर पेनल्टी शूट आउट होता है उसी तरह से हॉकी के अंदर भी पेनल्टी शूट आउट होता है। लेकिन हॉकी के अंदर जब पेनल्टी दी जाती है गेम के दौरान, जो पेनल्टी है वो पेनल्टी स्पॉट से लगाई जाती है जो 7 यार्ड की दूरी पर रहेगा। लेकिन मैच खत्म हो जाने के बाद पुनः थोड़ा सा गेम को और इक्वल करने के लिए कि गोलकीपर के पास भी थोड़ा ऑप्शन रहे, इसलिए पेनल्टी शूट आउट करवाया जाता है। और पेनल्टी शूट आउट के अंदर हम क्या करते हैं, जो खिलाड़ी है वो 25 यार्ड लाइन या फिर 23 मीटर की लाइन से गेंद को लेकर चलता है और गोलकीपर के साथ 1-on-1 होता है और गोल के अंदर गोल करने का प्रयास करता है। तो अटैकर को कितना समय उस काम के लिए दिया जाता है? 8 सेकंड का समय दिया जाता है। एक अटैकर को अपोनेंट गोलकीपर या फिर अपोनेंट गोलकीपर को छकाकर गोल के अंदर बॉल को डालने के लिए 8 सेकंड का समय दिया जाता है। तो समय यहां पर कितना रहेगा? 8 सेकंड का समय यहां पर रहेगा। इसके संबंध में आपके कोई डाउट अगर हो सकते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि नॉर्मल अगर हम पेनल्टी की बात करें तो नॉर्मल पेनल्टी यहां से गोल से 7 यार्ड की दूरी से लगाई जाएगी, गेंद यहां पर स्टेबल रहेगी और गोलकीपर गोल के अंदर रहता है। इसी तरह से अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर हॉकी का ग्राउंड देख रहे हैं आप, यहां पर 16 यार्ड आप लाइन देख रहे हैं और यहां पर आप 25 यार्ड लाइन देख रहे हैं। 25 यार्ड लाइन से यहां से ये अटैकर जो है वो दौड़ना शुरू करेगा, गोलकीपर भी गोल को छोड़कर बाहर की तरफ आ सकता है और यहां पर ये गोल स्कोर करने का प्रयास करेगा। 8 सेकंड का समय जो है वो अटैकर को मिलता है। और पेनल्टी जो लगाई जाती है वो इस स्पोर्ट से लगाई जाती है। यहां पर आप एक बिंदु यहां पर देख रहे हैं, जो पेनल्टी मार्क है या फिर पेनल्टी स्पॉट होता है जो गोल से 7 यार्ड की दूरी पर रहेगा। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, एक अन्य करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, कौन से भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया?
किस खिलाड़ी को पद्म भूषण सम्मानित किया गया? पंकज अडवाणी को। अब क्रिकेट के खिलाड़ी हैं तो पंकज अडवाणी क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, रविचंद्र अश्विन को, विराट कोहली को और एमएस धोनी को। तो सही उत्तर यहां पर क्या रहेगा? कौन से खिलाड़ी को? एमएस धोनी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2018 में। क्वेश्चन नंबर 62, बास्केटबॉल में ऑफेंस के खिलाड़ी का प्राथमिक लक्ष्य है। अब दो शब्द हैं यहां पर, एक तो ऑफेंस लिखा हुआ है, तो ऑफेंस का मतलब क्या है ये ध्यान रखना है। ऑफेंस का मतलब है अटैक, और अटैक का विपरीत, ऑफेंस का विपरीत क्या? डिफेंस। ये डिफेंस का विपरीत शब्द है। डिफेंस का मतलब है कि अपने गोल की रक्षा करना, और अटैक या फिर ऑफेंस का मतलब है कि गोल करना या फिर स्कोर करना। बास्केटबॉल में अटैक के खिलाड़ी का प्राथमिक लक्ष्य या फिर ऑफेंस के खिलाड़ी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ड्रिबल करना, रिबाउंड करना, स्कोर करना या पास करना। तो अटैकर जो है वो लक्ष्य तो उसका क्या रहेगा? स्कोर करना ही रहेगा, कि वो चाहेगा कि वो बास्केट करे, वो गोल करे, स्कोर करे, अपने टीम के लिए कंट्रीब्यूट करे, पॉइंट्स लेकर आए। लेकिन इन सबको करने के लिए हो सकता है उसको अटैक करना पड़े, उसको हो सकता है कि ड्रिबल करना पड़े, पास करना पड़े, शूट करना पड़े, रिबाउंड के लिए जाना पड़े, लेकिन उसका मेन टारगेट हमेशा क्या रहेगा? स्कोर करना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 63, 33वें ओलंपियाड, 33वां ओलंपिक खेल कहां आयोजित होगा? 33वां ओलंपिक खेल कहां आयोजित होगा? टोक्यो, पेरिस, बीजिंग या फिर लॉस एंजलिस? टोक्यो, पेरिस, बीजिंग या फिर लॉस एंजलिस? 33वां ओलंपिक खेल कहां आयोजित होगा? पेरिस में आयोजित होगा। कहां पर आयोजित होगा? पेरिस के अंदर आयोजित होगा। और कब आयोजित हुए हैं ये? 2024 में आयोजित हुए हैं। कब हुए हैं? 2024 में आयोजित हुए हैं। और टोक्यो में हालांकि आयोजित 2020 में होना था, लेकिन आयोजित हुए कब? 2021 में आयोजित हुए, लेकिन माना 2020 का ओलंपिक ही इसको जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा के पहले प्रोफेसर कौन थे जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? पहले प्रोफेसर कौन थे जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? प्रोफेसर करण सिंह, पीएम जोसेफ, प्रोफेसर अजमेर सिंह, प्रोफेसर जीडी वाखेरकर। कौन यहां पर व्यक्ति जिसको प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला? तो यहां पर सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1, 1995 में एथलेटिक्स में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। अजमेर सिंह वो व्यक्ति हैं, वो शारीरिक शिक्षक हैं जिन्होंने एक खिलाड़ी के रूप में अर्जुन पुरस्कार जीता, एशियन में इन्होंने मेडल जीते, तो ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया, पीएचडी भी की इन्होंने, और प्रोफेसर के रूप में इन्होंने काम भी किया। तो ये अजमेर सिंह की आप उपलब्धि कह सकते हैं। और पीएम जोसेफ जो हैं, पीएम जोसेफ जो एलएनआईपी ग्वालियर के प्रथम प्राचार्य रहे, उनको 1967 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार व राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसी एक को दिए हैं। अभी राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो चुका है, लेकिन कोई एक खिलाड़ी जिसको ये तीनों के तीनों अवार्ड्स मिले हैं, वो कौन व्यक्ति है? प्रकाश पादुकोण, रवि शास्त्री, गोपीचंद पुलेला और महेश भूपति। क्या यहां पर सही उत्तर रहेगा? गोपीचंद पुलेला। गोपीचंद को ये सारे के सारे अवार्ड्स जो हैं वो दिए जा चुके हैं, यानी कि इन्होंने खिलाड़ी के रूप में भी अपनी सेवाएं दी है, कोच के रूप में अपनी सेवाएं दी है। प्रथम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता पुलेला गोपीचंद है। बैडमिंटन की बात यहां पर मैं कर रहा हूं, यहां पर बात मैं बैडमिंटन की कर रहा हूं। पुलेला गोपीचंद जिनको अर्जुन पुरस्कार 1999 में मिला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2001 में दोनों खिलाड़ी के लिए दिए गए, और द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच के रूप में इनको 2009 में प्रदान किया गया। पद्मश्री 2005 में, पद्म भूषण 2014 में सम्मानित किया गया। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? शटलर फ्लिक। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? शटलर्स फ्लिक इनकी पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, वन डे वंडर्स बुक रोट बाय। वन डे वंडर्स पुस्तक के रचयिता खिलाड़ी हैं। एक पुस्तक है वन डे वंडर्स, उसके रचयिता कौन है? मोहम्मद अजरुद्दीन, सुनील गावस्कर, कपिल देव या फिर अजीत वाडेकर। क्रिकेटर्स के संबंध में उनके उपनाम, उनकी पुस्तकें आमतौर पर पूछी जाती हैं।
यहां पर वनडे वंडर्स के संबंध में सही उत्तर क्या है? सुनील गावस्कर यहां पर सही उत्तर है। सुनील गावस्कर यहां पर सही उत्तर है। अन्य कुछ खिलाड़ियों की अगर हम देखें, बात करें, सुनील गावस्कर की किताब जो देखें हम, सनी डेज इनकी अन्य पुस्तक है, रन एंड रूइंस या फिर वनडे वंडर्स, ये इनकी, या फिर आइडल्स, ये इनकी 4 पुस्तकें हैं। 4 में से एक हमारे यहाँ पर पूछी गई थी, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक प्लेइंग इट माई वे, कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल, बाई गॉड्स ट्रिकी। इस तरह से कुछ अन्य पुस्तकें का नाम यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये वो पुस्तकें हैं जो आमतौर पर एग्जाम में पूछी जाती रही हैं। क्वेश्चन नंबर 67, 2018 विंबलडन महिला एकल टेनिस प्रतियोगिता इनमें से किसने जीती? आप यहां पर देख रहे हैं कि खूब सारे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। आसपास कोई अगर टूर्नामेंट हुए हैं तो उनके संबंध में खूब क्वेश्चन आप यहां पर पूछे जाते हुए देख रहे हैं। मारिया शारापोवा, सिमोन बाइल्स, सेरेना विलियम्स या फिर एंजेलिक क्रेबर, किसके द्वारा ये प्रतियोगिता 2018 की जीती गई थी? यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, एंजेलिक क्रेबर। और अभी विंबलडन की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, चाहे विंबलडन हो रही है, ऑस्ट्रेलिया ओपन हो रहा है, कोई भी प्रतियोगिता होती है, चाहे फ्रेंच ओपन हो रहा है, उनके संबंध में आपने ध्यान रखना है कि पुरुष कौन जीते हैं, महिला कौन जीती है, वो जानकारी भी आपको होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न को सुमेलित कीजिए और कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ आपको शहरों के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ आपको वर्ष दे रखे हैं कि कौन से वर्ष में किस शहर में ओलंपिक का आयोजन हुआ है। तो पहला है टोक्यो, मेक्सिको, म्यूनिक और मॉन्ट्रियल। टोक्यो ओलंपिक कहां पर हुआ? पहली बार एशिया के अंदर आयोजन हुआ 1964 के अंदर। वो वर्ष जब वॉलीबॉल और जूडो दोनों को ओलंपिक स्तर के ऊपर शामिल किया गया, फिर ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। तो 1964 टोक्यो के अंदर पहला एशिया के अंदर ये आयोजन हुआ था। फिर है मेक्सिको। मेक्सिको 1968। मेक्सिको कब हुआ? 1968। समुद्र तल से ऊंचाई पर बसे एक शहर जहां पर खूब सारे, आप कह सकते हैं कि जंपिंग रिकॉर्ड्स जो है वो टूटे या फिर नए रिकॉर्ड्स यहां पर स्थापित किए गए। खूब बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। म्यूनिक 1972, एक ओलंपिक जो बदनाम है आतंकवादी हमले के लिए। आतंकवादी हमले के लिए 1972 म्यूनिक ओलंपिक में आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसके लिए ये एक ओलंपिक के ऊपर एक धब्बा लगा था। और फिर है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल कब हुआ? 1976 में। मॉन्ट्रियल 1976 के अंदर हॉकी के अंदर एस्ट्रोटर्फ जो ग्राउंड है या फिर एस्ट्रोटर्फ सतह जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसको लाया गया। और ये पहला अवसर था 1928 के बाद। 1928 से 1956 तक लगातार भारतीय टीम मेडल जीती। उसके बाद कभी ब्रॉन्ज आया, कभी सिल्वर आया, लगातार हम मेडल जीत रहे थे। 1976 पहला मौका था जब भारतीय टीम का कोई भी मेडल नहीं आता है। 1980 में हालांकि हमने फिर स्वर्ण पदक जीता, लेकिन 1976 में हम खाली हाथ आए थे। तो ये आपने ओलंपिक ध्यान रखने इस तरह से कि किस ओलंपिक का आयोजन जो है किस वर्ष होता है। फाइनल इवेंट ऑफ डिकैथलॉन इज ऑलवेज, डिकैथलॉन का आखिरी इवेंट हमेशा होता है जेवलिन थ्रो, 1500 मीटर दौड़, 110 मीटर बाधा दौड़, 800 मीटर दौड़। डिकैथलॉन का आखिरी इवेंट 2 दिनों के अंदर इवेंट होते हैं, 5-5, पहले दिन 5 इवेंट, दूसरे दिन 5 इवेंट। 4 इवेंट जो है ट्रैक के होते हैं और 6 इवेंट जो है वो फील्ड के होते हैं। दोनों ही दिन पहला इवेंट और अंतिम इवेंट कौन से होंगे? ट्रैक के होंगे। अब पहली बात तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक के इवेंट कौन कौन से हैं। 3 इवेंट आपके पास ट्रैक के हैं और 1 इवेंट जो है वो किसका है? फील्ड का है। तो आपने ध्यान रखना है कि इन तीनों के अंदर से आपका सही उत्तर होगा। तो 1500 मीटर दौड़ जो है वो आखिरी दिन अंतिम इवेंट के रूप में करवाया जाता है, या फिर 10वां इवेंट कौन होगा? 1500 मीटर दौड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 70, ठोस स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में आखिरी बार कब दिए गए? ठोस सोने के मेडल आखिरी बार कब दिए गए? पहले बात देखिए, पहली बार कब दिए गए? 1904 में, फिर 1908 में और फिर 1912 में। 3 बार, केवल 3 मौकों पर ठोस सोने के मेडल दिए गए कि जो सोने का मेडल दिया जा रहा है उसमें वाकई में सोना है या पूरा का पूरा सोने से बना हुआ है। केवल 3 बार दिए गए हैं और अंतिम बार कब दिए गए? 1912 में अंतिम बार दिए गए और पहली बार 1904 में दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 71, दर्शन शास्त्री जिन्हें आदर्शवाद का जन्मदाता कहा जाता है, कल ही हमने क्लास में इसको डिस्कस किया था।
अरस्तु का संबंध यथार्थवाद रियलिज्म से है, प्लेटो का संबंध आइडियलिज्म से है, रूसो का संबंध नेचुरलिज्म से है या फिर प्रकृतिवाद से है। क्वेश्चन नंबर 72, हु वॉज द राइटर ऑफ इलियड एंड ओडिसी? इलियड व ओडिसी के रचयिता थे प्लेटो, सुकरात, होमर, अरस्तु। किस व्यक्ति को इलियड और ओडिसी के नाम से जाना, रचयिता के रूप में जाना जाता है? होमर को। और इन्हीं के नाम पर होमर काल जो है वो यूनान के अंदर आप पढ़ते हैं, पहला जो काल पढ़ते हैं होमर काल, वो इन्हीं के नाम पर पढ़ा है, होमर के नाम पर पढ़ा है। आप यहाँ पर किताब का पोस्टर देख सकते हैं। एक नेत्रहीन कवि थे, नेत्रहीन कवि थे जिन्होंने इलियड और ओडिसी की रचना की। और तत्कालीन समय के अंदर क्या यहाँ पर व्यवस्था रही होगी उसके संबंध में इन्होंने इन पुस्तकों के अंदर जानकारी दी। कौन कौन से खेल चलते थे, क्या क्या वहां पर नियम चलते थे। और एक बात ये भी ध्यान रखना कि फ्यूनरल गेम्स का जिक्र भी होमर काल के दौरान किया जाता है, फिर इन पुस्तकों के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, स्नाइप्स का साई में विलय कब हुआ? स्नाइप्स व साई का विलय कब हुआ? 1984, 1982, 1987, 1985। चार हमारे पास यहां पर वर्ष है और पूछा जा रहा है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्नाइप्स का विलय कब हुआ, दोनों मर्ज कब हुए, और जब मर्ज हुए तो क्या फलस्वरूप क्या बना? भाई स्नाइप्स जो है वो खत्म हो गया, उसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाता है। 1965 के अंदर इसकी स्थापना होती है और 87 में जब विलय हुआ तो स्नाइप्स को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। एक ही वहां पर जो इन दोनों के विलय के अंदर जो बचा है, फिर बाद में जो इनका नाम निकला वो क्या निकला? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही बचा, यानी कि स्नाइप्स को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर मिला दिया गया। इस क्वेश्चन को दो अन्य तरीके से पूछा जा सकता है। कैसे? पहली बात तो यह पूछी जा सकती है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में खेलों की नोडल एजेंसी कब बनी? 1984 में इसकी स्थापना होती है और उसके बाद 3 साल का जो समय है उसमें ये एशियन गेम्स का हिसाब किताब करना, स्टेडियम का रख रखाव करना, वो तमाम काम कर रहे थे। लेकिन 87 में ये मर्जर होने के बाद, ये विलय होने के बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत में खेलों की नोडल एजेंसी बन जाती है। एक तो इस तरीके से पूछा जा सकता है। दूसरी बात आपको यहां पर क्या ध्यान रखनी है, 87 से पहले या फिर 87 तक, 1987 तक, इस मर्जर से पहले, इस विलय से पहले एलएनआईपी ग्वालियर और एनएसएनआईएस दोनों की पेरेंट बॉडी के रूप में काम कौन कर रहा था? स्नाइप्स कर रहा था। या फिर दोनों की दोनों संस्थाएं किसके अधीन थी? स्नाइप्स के अधीन हुआ करती थी। तो हम ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि एनएसएनआईएस और एलएनआईपी ग्वालियर दोनों के दोनों स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन कब हुए? 1987 में हुए। तो इसी क्वेश्चन को दो अन्य तरीके से पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से एलएनआईपी ग्वालियर अलग कब हुआ? अलग कब हो जाता है? 1995 में, और मिला कब? 1987 में। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे 1987, 1 मई 1987 सही उत्तर यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 74, फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ एलसीपी ग्वालियर वॉज, या फिर अभी जिसका नाम एलएनआईपी ग्वालियर है, के संस्थापक आचार्य थे पीएम जोसेफ, एचपी चोपड़े, श्रीवास्तव या फिर जेएस नरूका। सही उत्तर क्या है? पीएम जोसेफ है। सही उत्तर क्या है? पीएम जोसेफ है, जिनके नाम पर अभी एलएनआईपी ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम, या फिर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर पीएम जोसेफ सेंट्रल लाइब्रेरी, एलएनआईपी ग्वालियर की अभी लाइब्रेरी का नाम इनके नाम पर है। 1967 के अंदर पद्मश्री से इनको नवाजा गया। पहले ये वाईएमसी के स्टूडेंट रहे और फिर ये अमेरिका के अंदर गए। पहले ये वाईएमसी 1920 में जो एचसी बग के द्वारा खोला गया, वहां पर ये स्टूडेंट के रूप में अध्ययन इन्होंने किया। फिर ये अमेरिका पढ़ने के लिए गए और वहां से जब लौटे तो ये यहां पर इन्होंने अपनी सेवाएं दी एलएनआईपी ग्वालियर में प्रथम प्राचार्य के रूप में 1957। वाईएमसी की स्थापना कब हुई? 1914, 1896, 1920 या फिर 1924? वाईएमसी की स्थापना मद्रास में हैरी क्रो बक के द्वारा 1920 में की गई। अगस्त 1920 में स्थापना जो है वो की गई थी। क्वेश्चन नंबर 76, डिडास्केलियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। डिडास्केलियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था, एक संगीत विद्यालय के रूप में, एक स्टेडियम के रूप में, एक कुश्ती के स्कूल के रूप में, एक तैराकी पूल के रूप में। तो डिडास्केलियम एक संगीत विश्वविद्यालय के रूप में
प्रसिद्ध था, वहां पर गणित वगैरह ये अन्य चीजें भी सिखाई जाती, डांस भी सिखाया जाता था। और यहाँ पर आप कुश्ती का स्कूल देख रहे हैं, ये भी कई बार पूछा गया है, पलेस्त्रा। पलेस्त्रा नामक एक जगह थी जिसको कुश्ती का स्कूल कहा जाता था, जिसको कुश्ती का स्कूल कहा जाता था। फिजिकल एजुकेशन की एक्टिविटीज पलेस्त्रा में सिखाई जाती थी और डिडास केलियम के अंदर संगीत सिखाया जाता है या फिर कला के संबंध में गतिविधियां सिखाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 77, राजकुमारी अमृता कौर किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी थी? हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल या फिर टेनिस? 1953 में राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग स्कीम खोली गई, भारत की पहली कोचिंग स्कीम थी। और बंद कब हुई? 1961 में बंद कर दी गई, 18 अक्टूबर। तो किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी या फिर अच्छी खिलाड़ी थी? व्यक्तिगत रूप में टेनिस खेल की एक बेहतरीन खिलाड़ी राजकुमारी अमृता कौर हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा काल प्राचीन भारतवर्ष में वैदिक काल माना गया है? वैदिक काल किसको माना है? 3250 ईस्वी पूर्व से 2500 तक, ये हम जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। उसके बाद 600 से 320, 2500 से 600, 3200 से 1000 ईस्वी। वैदिक काल के संबंध में जो पिछली हमारी क्लास हुई है, पिछले जो पेपर सोल्व किए हैं, उसमें हमने जिक्र किया है कि 2 कालखंड जो है वो हमारे भारत में चलते हैं और वैदिक काल के रूप में 2000 ईस्वी से लेकर ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व भी ठीक है और 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व भी ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, टर्नवरीन आंदोलन, किसने जर्मनी में टर्नवरीन आंदोलन की शुरुआत की? जोहान बेस्डो, लुडविग जॉन, फ्रेडरिक गटमर्ट्स या फिर वोटसन? सही उत्तर यहां पर क्या रहेगा? टर्नवरीन आंदोलन की शुरुआत किसने की? लुडविग जॉन ने। फ्रेडरिक लुडविग जॉन। जोहान बेस्डो, फिलैंथ्रोपियम स्कूल की स्थापना इन्होंने की और इनको आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक माना जाता है। फ्रेडरिक गटमर्ट्स, जिनको ग्रैंडफादर ऑफ जर्मन जिम्नास्टिक बोला जाता है या फिर जर्मन जिम्नास्टिक के पितामह बोला जाता है। लुडविग जॉन को जिम्नास्टिक्स के पिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिम्नास्टिक्स के पिता बोला जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? जर्मन जिम्नास्टिक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। इनकी पुस्तक का नाम जिम्नास्टिक फॉर यंग और गेम्स, और जॉन बेस्डो की एलिमेंटर वर्क नाम की पुस्तक जोहान बेस्डो के संबंध में है। लुडविग जॉन को आजकल यह भी ध्यान रखना है कि विश्व के अंदर शारीरिक शिक्षा के जनक इनको माना जाता है, क्योंकि इन तीनों को अगर हम कंबाइन करके देखें, अगर तुलनात्मक अध्ययन तीनों का करें, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे कि सबसे ज्यादा काम फिजिकल एजुकेशन के लिए, जिम्नास्टिक के लिए, क्योंकि उस समय दोनों एक ही बात हुआ करती थी, फिजिकल एजुकेशन या जिम्नास्टिक के लिए जो सबसे ज्यादा काम अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो वो लुडविग जॉन ने किया है। सबसे प्रभावी काम किसी ने किया तो लुडविग जॉन ने। ऑर्गेनाइज्ड काम किसी ने किया है, इक्विपमेंट्स को बनाने का काम, किस तरह से आपको चीजों को मैनेज करना है, कैसे कैसे ट्रेनिंग मेथड्स हो सकते हैं, सबसे ज्यादा काम किसने किया? लुडविग जॉन के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, एशियाड आंदोलन की कल्पना किसने की? हु कन्विंस्ड द एशियड मूवमेंट? प्रोफेसर जीडी सोंधी, एमसी धवन, महाराजा यादविंद्र सिंह पटियाला, श्रीमती प्रकाश धवन? यहां पर कल ही क्लास में हमने बात की है कि प्रोफेसर जीडी सोंधी को, गुरुदत्त सोंधी को हम किस 2 रूप में या फिर 2 कारणों से ज्यादा जानते हैं? एक तो भारत में मनोरंजन अभियान के शुभारंभकर्ता के रूप में, और दूसरा एशियाई खेलों के जनक के रूप में। इसीलिए इनको एशिया का कोबर्टिन भी कह दिया जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 81, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? यहां पर हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की। फास्टेस्ट रेट, प्रतिशत के रूप में हम देखना चाहें तो सबसे ज्यादा विकास, सबसे जल्दी विकास कौन से काल में होता है? तो शैशव काल के अंदर, इन्फेंसी के अंदर, शैशव काल के अंदर बच्चे का सबसे अधिक प्रतिशत के अंदर विकास होता है कि जन्म के समय उसका भार कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है। अगर वो हम 3-4 साल के बाद के साथ कंपेयर करें तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हमें कहां पर मिलती है? इस काल में, शैशव काल में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा क्रैशमेयर के शरीर प्रकार का वर्गीकरण नहीं है? पाइकनिक, अब ये पिकनिक नहीं है, पाइकनिक है। पाइकनिक, कोलरिक, एथलेटिक, अस्थेनिक। अब अगर डिलीट करवाना चाहते तो डिलीट इसको करवा सकते हैं, क्योंकि पिकनिक नाम से इन्होंने कोई भी वर्गीकरण नहीं दिया है, पाइकनिक नाम से इन्होंने वर्गीकरण दिया है। तो पाइकनिक, कोलेरिक, एथलेटिक, अस्थेनिक। एथलेटिक और अस्थेनिक दोनों इनके वर्गीकरण, और पाइकनिक शब्द अगर ठीक हो तो पाइकनिक इनका वर्गीकरण है। चौथा डायप्लास्टिक,
चार इन्होंने वर्गीकरण दिए, डायप्लास्टिक, एथलेटिक, एस्थेटिक और पाइकनिक। और ये कॉलरिक जो वर्गीकरण है ये हिपोक्रेटस के द्वारा जो व्यक्तित्व के चार इन्होंने वर्गीकरण बताए उसके अंदर ये शामिल होगा। तो ये वर्गीकरण किसका नहीं है, ये क्रैशमेयर का वर्गीकरण नहीं है। क्रैशमेयर जर्मनी से संबंधित है, जर्मनी के एक ये मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने शरीर को चार भागों में बांटा, और इन्हीं के काम से प्रभावित होकर 1940 में शेल्डन ने वर्गीकरण पेश किया, जिसके अंदर उन्होंने मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ तीन वर्गीकरण बताए थे। क्वेश्चन नंबर 83, खेल मनोविज्ञान के जनक कौन थे या कौन है, जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड, स्किनर, जॉन बी वॉटसन या फिर कॉलमैन ग्रिफिथ। कॉलमैन ग्रिफिथ को क्या कहा जाता है या फिर किस रूप में जाना जाता है? खेल मनोविज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। खेल मनोविज्ञान के जनक के रूप में कॉलमैन ग्रिफिथ को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, मीनिंग ऑफ साइकी इज, जो शब्द है साइकोलॉजी, उसमें साइकी जो शब्द आता है, लॉजी शब्द का तो हम मतलब जानते हैं कि उसका मतलब है अध्ययन करना या फिर क्या का विज्ञान। साइकी जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? अभी हम इसको व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानते हैं, लेकिन शब्द के रूप में अगर देखें तो साइकी का अभी भी हम अर्थ क्या मानेंगे? विज्ञान मानेंगे, आत्मा मानेंगे, व्यवहार मानेंगे या फिर अध्ययन मानेंगे। तो जब ये शब्द बना उस समय साइकी का अर्थ क्या हुआ करता था? आत्मा हुआ करता था, और शब्द का मतलब आज भी आत्मा है, लेकिन मनोविज्ञान को हम आज मानते क्या है? व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क रहेगा, ध्यान रखना है। तो आत्मा का विज्ञान के रूप में इसकी शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 85, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? सीखने के नियम सबसे पहले किसने बताए हैं? पावलो ने, थॉर्नडाइक ने, हल ने या फिर कॉलर ने? किसने सीखने के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग सबसे पहले सुझाए हैं? थॉर्नडाइक। ये क्वेश्चन अगर आप पुराने एग्जाम्स को देखेंगे, हर एग्जाम में सीखने के नियम के आधार पर, जो तत्परता का नियम है, प्रभाव का नियम है, अभ्यास का नियम है, ये नियम सबसे पहले थॉर्नडाइक ने बताया, और इन नियमों के आधार पर प्रश्न हर एक एग्जाम में आपको मिलेंगे। या तो ये क्वेश्चन मिलेगा कि ये नियम बताए किसने, या फिर आपको ये प्रश्न पूछने को मिलेगा कि कौन कौन सा नियम है या फिर इनमें कौन सा नियम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन खूब पहले पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का सही उत्तर क्या रहेगा? थॉर्नडाइक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86, सिगमंड फ्राइड जनक माने जाते हैं प्रेरणा के सिद्धांत के, संबंधता के सिद्धांत के, मनोविश्लेषण के सिद्धांत के या फिर समानता के सिद्धांत के? सिगमंड फ्राइड को किसका जनक कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड का नाम जहां भी आए ना, मनोविश्लेषण की तरफ चले जाना या फिर साइको एनालिसिस की तरफ चले जाना। ये बात आप चाहे मनोविज्ञान से देख लें या फिर इस बात को आप खेलों के जो सिद्धांत है वहां पर देख लें, साइको एनालिसिस के जनक किसको माना जाएगा? सिगमंड फ्राइड को माना जाएगा। साइको एनालिसिस का सिद्धांत, मनोविश्लेषण के सिद्धांत का जनक किसको माना जाएगा? सिगमंड फ्राइड को। फिर क्वेश्चन नंबर 87, मनोविज्ञान में सर्वाधिक उद्देश्यात्मक विधि किसे माना जाता है? इन साइकोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड। अब ऑब्जेक्टिव जो शब्द है यहां पर, उसकी ठीक ठीक ट्रांसलेशन यहां पर हिंदी में नहीं हुई है। ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि इस एग्जाम का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये था, मोस्ट ऑब्जेक्टिव मेथड कौन सा है? ऑब्जेक्टिव का मतलब है, दो शब्द हैं, एक है ऑब्जेक्टिव, एक है सब्जेक्टिव। आप इस तरह से इनको याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके जो एग्जाम होते हैं, जो आप बीए के अंदर, बीपीएड के अंदर जो अर्धवार्षिक के दौरान या फिर सेमेस्टर के एग्जाम के दौरान लिखते हैं, वो एग्जाम जो आपको मिलता है वो आप सब्जेक्टिव एग्जाम आपका होता है, और जो आप भर्ती के अंदर गोले भरते हैं वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि कुछ तथ्यों के ऊपर आधारित होगा, जहां पर उत्तर हाँ नाम में या फिर एक फिक्स उत्तर होगा, जो तथ्यों के ऊपर, सिद्धांतों के ऊपर आधारित आमतौर पर होता है। और एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें आपकी भावनाओं के अनुसार, आपके अनुभव के अनुसार, आप क्या सोचते हैं उसके अनुसार आपको उत्तर देना होता है। वो उत्तर जो होगा वो सब्जेक्टिव उत्तर होता है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मनोविज्ञान में वो कौन सी अप्रोच है या फिर वो कौन सा मेथड है जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि जहां पर आप अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने अनुभव को नहीं डाल सकते। यहां पर कौन सा मेथड सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ऑप्शन आपके पास चार है, एक्सपेरिमेंटेशन, केस स्टडी, इंट्रोस्पेक्शन या फिर ऑब्जर्वेशन। चार आपके पास ऑप्शन है। क्वेश्चन समझ में आने के बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए केस स्टडी के अंदर क्या है, कोई एक महान व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति है, उसके बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं, या फिर कोई एक व्यक्ति उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो हम उसके व्यवहार को देखेंगे, वो क्या करता है क्या नहीं करता, उसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन अपनी लिखेंगे।
अब हो सकता है उस व्यक्ति को एक व्यक्ति देख रहा है वो अलग तरीके से देखे, दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से देखे, तो उसकी जो केस स्टडी है उसकी फाइंडिंग्स जो है वो अलग अलग लोग अलग अलग बता सकते हैं, क्योंकि जैसा उसको ऑब्जर्व करेगा, जैसा उसको देखेगा, जो उसके बारे में जैसा सोचेगा वैसा उसके बारे में वो लिखेगा। तो केस स्टडी क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव ज्यादा है। उसी तरह से इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन भी सेम चीज है कि आप किसी व्यक्ति के बारे में आत्मनिरीक्षण क्या करते हैं, क्या उसके बारे में सोचते हैं, या फिर क्या उसके बारे में धारणा बनाते हैं, वो भी सबकी अलग अलग हो सकती है। फिर बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक, ऑब्जर्वेशन की भी आप थोड़ा दूर से आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। इन तीनों के अंदर आपके जो अनुभव है, आपकी जो समझ है, उनके आधार पर आप क्या करेंगे, व्यक्ति का आंकलन करते हैं या फिर व्यक्ति के बारे में एक धारणा बनाते हैं, व्यक्ति के बारे में कुछ लिखते हैं। लेकिन प्रयोगात्मक जो विधि है इसमें क्या किया जाएगा, कोई भी जो प्रयोग किया जाएगा ना, तो वहां पर लिमिटेशंस और डिलिमिटेशंस होती हैं, या फिर पैरामीटर्स के अंदर बांधकर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। एक्सपेरिमेंट हमेशा कोज इफेक्ट जानना या फिर कारण जानने के लिए किए जाते हैं कि कितना प्रभाव किसी चीज का किसके ऊपर है। जैसे मान लीजिए मैं जानना चाहता हूं कि कोई एक किताब पढ़ने से विद्यार्थी जो है वो उसका रिजल्ट कैसा आएगा, तो मैं 10 विद्यार्थियों को लूंगा जिनका आईक्यू लेवल एक जैसा होगा। 5 विद्यार्थियों को मैं जो किताब में पढ़वाना चाहता हूं, जिस किताब का मैं रिजल्ट देखना चाहता हूं, वो किताब उनको दूंगा और दूसरों को मैं दूसरी किताब दूंगा। उसके अलावा उनका सोने का टाइम एक जैसा रहेगा, वो उसके अलावा कोई और किताब नहीं पढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी देखा जाएगा, कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, तमाम चीजें वहां पर देखी जाएंगी, हर चीज के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाएगा। केवल एक चीज को वहां पर बराबर रखा जाएगा कि वो ये किताब भी 8 घंटे पढ़ रहा है, ये किताब भी 8 घंटे पढ़ रहा है। उसके बाद उनका टेस्ट लिया जाएगा और फिर हमें पता लगेगा कि कौन सी किताब जो है वो बेहतर है। तो यहां पर जो विधि है वो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव है। क्यों? क्योंकि हमने अन्य सारे के सारे जो कारण है उनको हटा दिया है, उनके ऊपर हमने कंट्रोल पा लिया है। हम केवल एक चीज का कारण जानना चाहते हैं, तो वो किस में हो सकता है, एक्सपेरिमेंटेशन में हो सकता है। तो ये क्वेश्चन इस एग्जाम का आप कह सकते हैं 18 का ये सबसे अच्छा एक क्वेश्चन जो है, जो सबसे ज्यादा समझने वाला एक क्वेश्चन है, तो वो इस क्वेश्चन को मान सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 88, मनोविज्ञान मनुष्य व अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है किसके अनुसार? क्रूक्स और स्टेन के अनुसार, जैक्सन, मैकडूगल और सिंगर के अनुसार। अब इस परिभाषा को अगर हम समझें तो इस परिभाषा के अंदर खास बात क्या है कि ये क्या कहा जा रहा है कि मनोविज्ञान एक अध्ययन है किसका? व्यवहार का अध्ययन या फिर मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है किसका? एक तो ह्यूमन नाम आ रहा है, एक तो मानव नाम आ रहा है, दूसरा एनिमल्स नाम आ रहा है। यहां पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मनोविज्ञान को आप क्या समझते हैं। मनोविज्ञान के अंदर ऑप्शन में क्या लिखेंगे कि मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। दूसरा ऑप्शन लिखेंगे मनोविज्ञान मानव और अन्य प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव और अन्य प्राणियों के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। 4 ऑप्शन एक जैसे बना दिए। अब यहां पर सही क्या होगा? तो वो क्वेश्चन जो बना है, जो आया है, पहले आ चुका है ये, वो किसकी परिभाषा के आधार पर आया? इस परिभाषा के आधार पर वो क्वेश्चन पूछा गया, जो परिभाषा किसकी है? क्रूक्स और स्टेन की है कि मनोविज्ञान में न केवल ह्यूमंस का अध्ययन किया जाएगा बल्कि अध्ययन अन्य जानवरों का किया जाएगा। तभी तो हम देखते हैं कि भाई जो कुत्ते के ऊपर पावलो ने एक्सपेरिमेंट किए, या फिर उसके बाद कॉलर ने सुल्तान नाम के चिपंजी के ऊपर अध्ययन किए, स्किनर जो है वो बिल्ली के ऊपर अध्ययन कर रहा है। तो ये जो अध्ययन किए जा रहे हैं अलग अलग जानवरों के ऊपर, तो ये आपको यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं कि न केवल मानव बल्कि अन्य जानवरों के ऊपर भी अध्ययन किया जा सकता है, फिर उनकी भी मानसिक प्रक्रिया या फिर व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। तो सही उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स कुछ न सीखना, सीखने में बाधा, बाएं हाथ से सीखना, गलत कौशल सीखना। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग है, 3 भाग हैं उसके, एक है सकारात्मक, एक नकारात्मक और एक न्यूट्रल, जिसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए कि मैं कोई एक गेम खेल कर आया हूं, या फिर मैं कोई एक कार्य करता हूं, उस कार्य सीखने के बाद मैं नई अवस्था में उस चीज को, मैं नया कोई काम करता हूं, अगर मुझे बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो नकारात्मक स्थानांतरण है, अगर मुझे हेल्प हो रही है तो सकारात्मक स्थानांतरण हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो वो न्यूट्रल रहेगा। उसमें कोई भी ना बाधा हो रही ना फायदा हो रहा, बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं दोनों। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि नेगेटिव ट्रांसफर कौन सा है, जहां पर सीखने में बाधा उत्पन्न करे। मान लीजिए कि आपने कोई एक कॉन्सेप्ट, आपको एक अवधारणा मैं बताऊं, या फिर मैं एक चीज समझाऊं आपको,
और मैं आपको वो गलत चीज सिखा दूं, वो गलत चीज सीखने के बाद आपको कोई सही चीज सिखाने का प्रयास करेगा ना, तो आप सही चीज को सीखने में क्या करेंगे, समय लगाएंगे। क्यों समय लगाएंगे? क्योंकि पहली जो गलत चीज सीखी वो बाधा बनेगी नई चीज सीखने के अंदर। इसलिए अब कहानियां सुनते हैं कि कोई व्यक्ति किसी संगीतज्ञ के पास गया, म्यूजिशियन के पास गया, और उसका एक कॉन्सेप्ट था कि वो जो सीखे हुए लोग हैं उनसे दुगनी फीस लेता था, और जो नहीं सीखे हुए लोग हैं उनसे वो आधी फीस लेता था। और किसी ने पूछा कि वो क्यों दुगनी फीस ले रहा है, जो सीखे हुए कुछ सीखे हुए उनसे क्यों दुगनी फीस ले रहा है, और जो बिल्कुल नहीं सीखे उनको वो आधी फीस में सिखा रहा है। वो कहता था कि जो सीखे हुए हैं ऑलरेडी उनको मैं इसलिए दुगनी फीस लेता हूं क्योंकि पहले से जो सीख रखा है उसको मुझे एक बार हटाना भी पड़ेगा, उसके बाद नई चीज उसको सिखानी पड़ेगी, इसलिए मुझे उसके ऊपर दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वहां पर वो जो कहानी है वो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग या फिर नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बता रही है कि अगर आपने कोई गलत चीज सीख रखी है तो वो न केवल आपने समय खराब किया बल्कि नई चीज को सीखने में भी वहां पर आपको मुश्किल जो है वो आएगी। क्वेश्चन नंबर 90, द मेन फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनैलिटी इज, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है परिवार, आर्थिक स्थिति, वंशानुक्रम और वातावरण, सामाजिक कारक। एक अन्य क्वेश्चन जो रिपीट होता हुआ आपको नजर आ रहा है तीसरी बार, हमने 11 के पेपर किए, 13 के किए, 18 कर रहे हैं, तो इन तीनों के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो पहले पूछा जा चुका है। तो सही उत्तर यहां पर क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण यहां पर सही उत्तर रहेगा। आज की क्लास में हम केवल 90 क्वेश्चन तक पढ़ेंगे, बाकी बचे हुए जो 3 प्रश्न हैं उनको हम सोमवार को देखने वाले हैं। बिल्कुल एकदम आराम आराम से चल रहे हैं, हम कोई भी जल्दबाजी जो है वो नहीं कर रहे हैं। दिवाली स्पेशल ऑफर, कुछ ही 1-2 दिन सोमवार तक ऑफर को जो है बढ़ाया जा रहा है। अगर आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे इन ऑनलाइन कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। आपको रंगीन पुस्तक मिलेगी, नई जो पुस्तक आई है वो पुस्तक आपको मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स आपको इसके साथ मिलेंगे, खूब सारी चीजें आपको इसके साथ मिलेगी। आप जुड़ सकते हैं मात्र 2000 रुपए और 2500 रुपए के अंदर। इसके साथ अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन आप बीकानेर आ सकते हैं, और बीकानेर आकर आप ऑफलाइन जो है वो पढ़ सकते हैं। जो ऑनलाइन कोर्स है वो आपको ऑफलाइन के साथ निःशुल्क जो है वो दे दिया जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा। सभी साथी जो कक्षा के अंदर जुड़े, अगर कोई आपको डाउट होते हैं, कोई क्वेरी होती है, तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। और इसी तरह से आप साथ बने रहिए, निरंतर अध्ययन करते रहिए। सभी साथियों का धन्यवाद।